बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को डाटा सेट प्रोवाइड करने से पहले उस पर कौन से क्लीनिंग स्टेप अप्लाई किए जा सकते हैं ताकि हमारी जो लर्निंग है वो मज़ीद बेहतर हो सके। आज की इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे, सबसे पहले हम एट्रीब्यूट की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में हम देखेंगे कि डाटा का स्प्रेड क्या है अराउंड इट्स मीन, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट हम डाटा क्वालिटी के कुछ स्टेप्स देखेंगे जिससे डाटा की क्वालिटी इन्हेंस हो सकती है। मेजर टास्क ऑफ डाटा प्री प्रोसेसिंग में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ज़्यादा यूज़फुल हैं, और बीच में से कुछ न्यू फीचर्स भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड फाइनली सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी में देखेंगे हम कि कैसे दो रोज़ एक दूसरे से सिमिलर हैं और डिसिमिलर हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट की डिफरेंट टाइप्स को। सबसे पहली टाइप है नॉमिनल डाटा टाइप। ये वो डाटा टाइप है जो यूनिक आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता ग्रेटर देन और लेसर देन का, ना ही वो उन वैल्यूज़ का आपस में कुछ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल आपसे शेयर की गई है। हेयर कलर ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, इनके दरमियान कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन, आईडी नंबर, जिप कोड एक्सेट्रा। सो इसमें क्या किया जाता है, हर एक वैल्यू को एक अलग आईडी असाइन कर दी जाती है इनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए, या आप इसको वन हॉट एनकोडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड डाटा टाइप है बाइनरी डाटा टाइप। ये नॉमिनल डाटा टाइप की एक स्पेशल केस है जिसमें आपकी वैल्यू की सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, लाइक यू कैन से मैरिटल स्टेटस यस और नो, मेल एंड फीमेल, और इसी तरह से जो भी बाइनरी के अंदर फॉल करता है वो सारी आ जाती हैं। बाइनरी के आगे दो डाटा टाइप्स हैं, सिमेट्रिक बाइनरी और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक बाइनरी के अंदर आपकी दोनों आउटपुट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, जैसे जेंडर, और एसिमेट्रिक के अंदर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कैंसर का टेस्ट करवाया है तो आपके लिए पॉजिटिव जो क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। इसी तरह और भी एग्जांपल कोट की जा सकती है जिसमें एक क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दूसरी क्लास की निस्बत, वो एसिमेट्रिक बाइनरी होगी, और जिसमें दोनों क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट होगी वो सिमेट्रिक बाइनरी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑर्डिनल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होंगी जिनमें आपस में वैल्यूज़ के दरमियान कोई ऑर्डर तो होगा लेकिन उनके दरमियान मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक साइज़ का एग्जांपल डिस्कस की गई है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। आप सबको पता है स्मॉल सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी मीडियम, उससे बड़ी लार्ज, ये इनके दरमियान एक ऑर्डर है, लेकिन इनके दरमियान कोई मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे स्मॉल और मीडियम के दरमियान कोई मैग्नीट्यूड नहीं आ सकता। इसी तरह से ग्रेड्स होते हैं जो हमारे स्कोरिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनके दरमियान कोई मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी नेगेटिव, इनके दरमियान कोई मैग्नीट्यूड नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन इनकी रैंकिंग होती है। सिमिलरली आर्मी रैंकिंग्स, उनके दरमियान भी कोई ऑर्डर होता है लेकिन कोई मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकली जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डाटा टाइप्स को, वो हैं, सबसे पहले आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी में आती है इंटीजर और रियल वैल्यू जो भी होगी वो, उनको हम क्वांटिटी डाटा टाइप कहेंगे। उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है इंटरवल। इंटरवल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और एक है रेशो। रेशो भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटरवल के अंदर ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसमें माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक आपकी वैल्यू की रेंज होती है, जबकि रेशो के अंदर आपकी वैल्यू की रेंज ज़ीरो से प्लस इन्फिनिट तक हो सकती है। इंटरवल की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, और इसका टेम्परेचर का कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं होता, ये नेगेटिव में भी इन्फिनिट तक जा सकता है, पॉजिटिव में भी इन्फिनिट तक जा सकता है। ऑल्दो प्रैक्टिकली इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं है इसमें। जो दूसरी तरफ रेशो की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें हाइट, लेंथ, ये दोनों वैल्यूज़ कभी
नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ज़ीरो पे आके रुक जाती हैं। रेशियो इसलिए कहा जाता है कि इसकी एक जो वैल्यू है वो किसी दूसरे के साथ किसी तरह से कंपेयर की जा सकती है, जबकि इंटरवल वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्दो एक ज़ीरो की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन वहाँ पर वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो ज़ीरो बिल्कुल सेंटर में है या थोड़ा लेफ़्ट राइट उसकी डेविएशन है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर भी दोनों साइड पर इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट एक और डिवीजन है डाटा टाइप्स की अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो ये न्यूमेरिकल की आगे स्पेशल टाइप है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल्स देखता हूँ। डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन अ वर्ड या जिप कोड जो है ये भी काउंटेबल एक चीज़ है। इसकी डेफिनेशन यूँ दी जा रही है, हैज़ ओनली अ फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़। तो दूसरी जो कंटिन्यूस है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हमें उनको मेजर करना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर, हाइट और वेट। तो इनकी मैं एक एक और एग्जांपल देता हूँ। डिस्क्रीट के अंदर हम अगर सेट ऑफ इंटीजर्स देखें तो वो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट तक होता है। तो उसमें हर वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो डिफाइंड होती है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। जबकि कंटिन्यूस एट्रीब्यूट के अंदर हम सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ ले लेते हैं जिसमें वन के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आनी है वो हमें नहीं पता होता, वो 1.0000 अप टू इन्फिनिटी वन तक होता है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो इन एग्जांपल से मुझे उम्मीद है आपको शायद समझ आई होगी। डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स जो काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो दैट डजंट मैटर, काउंटेबल होती हैं वो वैल्यूज़। और कंटिन्यूस वैल्यूज़ वो होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती, हमें इनको मेजर करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ रियल वैल्यूज़ कैन ओनली बी measured एंड रिप्रेजेंटेड यूजिंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। सो आई होप दिस मेक्स सेंस। तो ये थी हमारी टोटल डाटा टाइप्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा को स्टडी करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन से पहले हम कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल फार्मूलाए को डिस्कस करते हैं। इसकी मोटिवेशन ये है कि इस डाटा को बेटर अंडरस्टैंड करना कि डाटा की स्प्रेड क्या है, और ये हमें आगे हेल्प आउट करेगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बेहतर परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए हम सारी वैल्यूज़ को सम करते हैं और उसके काउंट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा मीन होता है। मीडियन इज़ द सेंटर्ड वैल्यू। ये हमारे पास अगर एक डाटा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करें और जो सेंटर्ड वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। सो इन केस अगर आपके पास ओड वैल्यूज़ हैं, ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ ओड हैं, तो आपका सिंपल सेंटर वैल्यू जो है वो मीडियन होगा। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन है तो जो दो सेंटर्ड वैल्यूज़ हैं उनको उनके आपने एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है, वो आपका मीडियन बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं मोड। मोड जो आपके डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं वो आपका मोड होता है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हों तो आपका मोड एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओके, क्वार्टाइल जो है ये मीडियन की तरह का ही होता है। देर आर थ्री क्वार्टाइल्स, Q1 Q2 एंड Q3। Q2 जो है वो आपका मीडियन ही होता है, जबकि Q1 जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू और मीडियन के दरमियान जो सेंटर्ड वैल्यू होती है वो Q1 होता है, और जो Q3 है वो मीडियन और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो सेंटर्ड वैल्यू होती है वो Q3 होता है। सो इन शॉर्ट आपके डाटा को चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है क्वार्टाइल्स में। Q1 जो है वो फर्स्ट 25% होता है। Q2 जो कि मीडियन होता है वो आपके डाटा को 50% में डिवाइड कर रहा होता है। Q3 आपके डाटा को 75% में डिवाइड कर रहा होता है। और नेक्स्ट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वहाँ पर 100% वैल्यूज़ आपकी आ जाती हैं। फाइनली रेंज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो आपके डेटा सेट के अंदर है
माइनस मिनिमम वैल्यू, तो जो आंसर आएगा उसको हम रेंज कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाए थे। नेक्स्ट दो फार्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर एक्स बार का मतलब मीन है, और इस फार्मूले के थ्रू आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और इस फार्मूले से वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये कुछ बेसिक फार्मूलाए हैं जिनके थ्रू हम फर्दर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर आमतौर पर हमारा डाटा अगर आ जाए तो उसको जज करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो है मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें और इसके अंदर आपका 68% डाटा आ रहा है तो इसका मतलब है आप मीन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हैं। सो अगर आप मीन -2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो ये तकरीबन 95% डाटा स्टोर कर लेता है। सिमिलरली अगर आप वैल्यू को 3 पर ले जाएं तो 99.7% डाटा। सो अगर आपका डाटा इन प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट कर रहा है तो इसका मतलब है आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है अराउंड इट्स मीन। अब इसकी आगे अफादियत क्या है वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ओके, एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड हमने पहले पढ़ लिया है कि ये क्या होते हैं। अगर आपके मीन, मीडियन और मोड सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका डाटा बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपकी कर्व डाटा की कुछ यूँ बन रही होगी। अगर ये सेम नहीं है तो कुछ इस तरह से रिलेशनशिप्स आ रहे होंगे। अगर आपका रिलेशनशिप कुछ यूँ है, मोड इज़ लेसर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेसर देन मीन, तो हम कहेंगे कि आपका डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी अपने मीन पोजीशन से ये लेफ़्ट साइड पर इसकी ज़्यादा है कंसंट्रेशन। ये आपका मीन है यहाँ पर, जबकि इसकी कंसंट्रेशन लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा है, मोड के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो दूसरे केस में अगर आपका रिलेशनशिप कुछ यूँ आ रहा है, मीन इज़ लेसर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेसर देन मोड, तो हम कहेंगे कि आपका डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है, यानी आपका डाटा मीन से राइट साइड पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड यहाँ पर भी मोड पे ही है और यहाँ पर भी मोड पे ही है, लेकिन ये पॉजिटिवली स्क्यूड में ये मीन से लेफ़्ट साइड पर कंसंट्रेटेड है, जबकि नेगेटिवली स्क्यूड में ये मीन से राइट साइड पर कंसंट्रेटेड है। एक्स एक्सिस यहाँ पर हमें वैल्यूज़ शो कर रही हैं, जबकि वाई एक्सिस उनका काउंट या उनकी कंसंट्रेशन शो कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉक्स प्लॉट को हम कैसे प्लॉट करेंगे। उसके लिए पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को स्टडी कर लेते हैं। क्वार्टाइल्स में पहले आपको बता चुका हूँ। क्वार्टाइल्स हमारे पास तीन होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q2 आपका मीडियन होता है, Q1 आपका फर्स्ट 25% और Q3 आपका फर्स्ट 75%। तो ये टर्मिनोलॉजीज तो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। सिंपली Q3 माइनस Q1 जो है, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो उसको हम IQR कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और 5 नंबर समरी, इस बॉक्स प्लॉट को 5 नंबर समरी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 वैल्यूज़ आ रही होती हैं। Q1 मीडियन जिसको Q2 भी कहते हैं, Q3, और सबसे पहले मिनिमम वैल्यू आ जाती है और सबसे एंड पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। और फाइनली बॉक्स प्लॉट, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि इसको प्लॉट करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। इनको प्लॉट कैसे करना है अभी हम देखते हैं। सो ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं ये मैंने अब क्वार्टाइल बॉक्स को प्लॉट कर दिया है। इसके अंदर हमने वही 5 वैल्यूज़ कैलकुलेट की। सबसे पहले मिनिमम, मैक्सिमम और Q1, Q2 जो कि मीडियन है, Q3। मैंने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग उनको प्लॉट किया है। मीडियन को इस तरह वर्टिकल लाइन में और सिमिलरली Q1 और Q3 को। ये एक बॉक्स बना के मैं बंद कर दूंगा और सेंटर में लाइन लगा दूंगा इसकी जहाँ पर मीडियन होगा। सो लेफ़्ट साइड पर ये सबसे मिनिमम वैल्यू जो मेरी डाटा में एग्जिस्ट कर रही होगी उसका एक पॉइंट मार्क कर लूँगा यहाँ पर, और राइट साइड पर जो मेरी सबसे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है डाटा सेट में उसका पॉइंट मार्क कर लूँगा मैं। सो उसके बाद अब मेरी बारी रह गई है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना जिससे छोटी वैल्यूज़ आउटलायर्स हैं जिनका मैंने पहले जिक्र नहीं किया था। मिनिमम अकॉर्डिंग टू क्वार्टाइल बॉक्स ड्रा करने के लिए अब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर। 1.5 इंटू आई क्यू आर
जो वैल्यू आएगी वहाँ पर आपने इस पॉइंट को ड्रॉ कर देना है। सिमिलरली आपने मैक्सिमम ड्रॉ करना है यहाँ पर एक, इसका फॉर्मूला है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, जहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वहाँ पर आपने इसको ड्रॉ कर देना है लाइक दिस। सो अब इस मैक्सिमम के राइट साइड पर जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे आउटलायर्स होंगे, और इस मिनिमम के जो लेफ़्ट साइड पर वैल्यूज़ होंगी हमारे डाटा सेट में वो हमारे आउटलायर्स होंगे। आउटलायर्स को हम अपने डाटा सेट में से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये बॉक्स प्लॉट हमें बता रहा है कि ये आउटलायर्स हैं, यानी ये अनोमलीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, ये नॉइज़ है जो डाटा में ऐड हो गया है, और हम नहीं चाहते कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल इन डाटा पॉइंट से कुछ लर्न करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, ज़ीरो भी हो जाता है। सो पहले एग्जांपल पॉइंट देखते हैं जिसमें हमारे पास एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर एक वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ दूसरी वाली भी इंक्रीज़ हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे एक्स में इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे वाई में भी इंक्रीज़ हो रहा है। इनके दरमियान में जो एक लाइन बनेगी उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, दैट्स वाई इसका कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो कि एक वैल्यू के इंक्रीज़ होने से दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो तो हमारे पास कोरिलेशन नेगेटिव हो जाता है। या फिर इसका वाइस वर्सा, एक वैल्यू के डिक्रीज़ होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तब भी हमारे पास कोरिलेशन नेगेटिव होता है। मीन्स उनकी जो चेंज है दोनों की वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो हमारे पास कोरिलेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लाइन ड्रॉ होगी इसके दरमियान उसकी स्लोप नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों की चेंजेस सेम होगी, अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो, और अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो। जबकि यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन में एक की इंक्रीज से दूसरी डिक्रीज होती है, या एक की डिक्रीज से दूसरी इंक्रीज होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। इस सिनेरियो में हमारे पास जो कोरिलेशन है वो वेरी कर रहा है दो रेंजेस में। हम शुरू में यहाँ एक्स एक्सिस में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं वाई एक्सिस भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस सेंटर में पहुंचता हूँ यहाँ तक तो कोरिलेशन मेरा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे ही वाई इंक्रीज हो रहा था। इस सेंटर पॉइंट से मैं जैसे ही आगे जाता हूँ मेरा एक्स तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कोरिलेशन फाइंड करने के लिए इसको स्प्लिट कर लूँगा, या यहाँ पर कोरिलेशन थोड़ा और तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि पार्शली आपकी रेंजेस बन जाएं और हर रेंज में आपका कोरिलेशन वेरी करे। और कुछ डाटा ऐसा भी होता है जिसमें कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक दिस एग्जांपल। इसमें कोई रिलेशन नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कि मैं एक को ज़्यादा कर रहा हूँ तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। लाइक दिस एग्जांपल, मैं एक्स को ज़्यादा करता जा रहा हूँ लेकिन वाई कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैं एक्स की वैल्यू इस रेंज से इस रेंज के दरमियान वैल्यूज़ हैं, लेकिन वाई उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कैसे दो फीचर्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं या नहीं करते। अगर आपके पास आपस में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी कोरिलेशन की वैल्यू ज़ीरो आती है।